महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इन दिनों एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती से लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष का सफर किया था और कैसे उसका सामना किया, बताते हैं आपको। दरअसल पूर्व पार्षदों और पदाधिकारियों की एक बैठक में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं भाजपा के साथ समझौता कर सकता था, लेकिन यह मेरी नीति में फिट नहीं बैठता है। 2014 से अब तक धोखाधड़ी करने वालों के साथ कैसे जाए, ये सवाल उन्होंने ठाकरे ग्रुप की बैठक में पूछा। उन्होंने आगे कहा कि मैं उस समय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, इसलिए मैं अपने समर्थकों विधायकों को रोक कर रख सकता था, लेकिन जो मन से टूटे हुए थे उन्हें रोक कर क्या कर सकता था, यह सवाल उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा में पूछा। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर देकर कहा कि मैंने उनके लिए क्या कम किया था। पुराने वफादारों का पार्टी छोड़ना दुखद है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आप में से अगर कोई जाना चाहता है तो वो खुशहाल जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि गठबंधन को लेकर ठाकरे परिवार की ओर से पहले भी इस तरह के बयान दिए जा चुके हैं। इसी वजह से शिवसेना मनसे का गठबंधन नहीं हो सका। ठाकरे ने एक निजी मुलाकात में कहा था कि अगर मैं मनसे के साथ गठबंधन करता हूं तो जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अपना खून बहाया है वे क्या सोचेंगे। ऐसा लगता है कि ठाकरे ऐसा गठबंधन बनाने से बचते रहे क्योंकि वह कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो वही दूसरी ओर शिरडी के पूर्व सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मातोश्री स्थित आवास पर शिवसेना यूबीटी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनकी एंट्री से शिरडी लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के समीकरण बदल जाएंगे और वाकचौरे लोकसभा चुनाव में ठाकरे समूह के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। दरअसल श्री साई इंस्टीट्यूट शिरडी में एक अधिकारी के रूप में काम करने वाले वाकचौरे ने 2009 में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर शिरडी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा था। 2009 में निर्वाचित वाकचौरे को 2014 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना का नामांकन मिलने के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था, लेकिन मोदी के लहर में वाकचौरे हार गए। इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर वाकचौरे के ठाकरे समूह में एंट्री हो गई है। इस एंट्री से इस बात की प्रबल संभावना है कि वाकचौरे 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकरे समूह के उम्मीदवार होंगे। दरअसल शिरडी का प्रतिनिधित्व वर्तमान में सदाशिव लोखंडे कर रहे हैं, लेकिन लोखंडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह में है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी शिरडी से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है। इसलिए शिरडी में संभावित लड़ाई की उत्सुकता अब बढ़ गई है। तो देखा अपने उद्धव ठाकरे ने कैसे बीजेपी से नजदीकी साधने के लिए एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिससे उनके साथी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी को झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। एनसीपी नेता शरद पवार अपने राजनीतिक खेल के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक खेल में कब क्या चाल चलनी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण शरद पवार साहब है। हाल ही में उन्होंने अजित पवार के साथ गए एनसीपी के बड़े नेता पर ऐसा तंज कसा है कि अजित पवार भी समझ नहीं पाए कि शरद पवार अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। दरअसल कोल्हापुर की बैठक में शरद पवार ने किसानों की समस्या, युवाओं की बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, मणिपुर की समस्या और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर जोरदार टिप्पणी की। शरद पवार ने ईडी के नोटिस पर अपना रुख बदलने वाले हसन मुशर्रफ का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि मणिपुर की घटना पर सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें 14 महीनों तक अंदर रखा गया, पर उन्होंने अपना रुख नहीं बदला। सामना के संपादक संजय राउत लिखते हैं और आलोचना करते हैं, इसलिए उन्हें भी अंदर कर दिया गया। शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक को इसलिए अंदर किया गया क्योंकि वह केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे थे। शरद पवार ने आगे ये भी कहा कि ईडी का यह नोटिस मुझे विधानसभा चुनाव से पहले मिला। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें कल आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी पुलिस घर आई और मुझसे हाथ जोड़कर उन्होंने न आने का अनुरोध किया। पवार ने आगे कहा कि मैंने उस बैंक से कभी कर्जा ही नहीं लिया, यह सिर्फ डर पैदा करने की कोशिश थी। शरद पवार ने आगे कहा कि जिनकी भूमिका सच्चाई की है वे डरते नहीं हैं। आज ईडी ने कई लोगों को नोटिस दिया है और कुछ नेताओं ने अपना रुख भी बदल लिया है। कोल्हापुर में ईडी का नोटिस आया था, मैंने सोचा था कि वे इससे निपट लेंगे, लेकिन हो कुछ और ही गया। घर की महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ अन्याय करने पर हमें गोली मार दो, लेकिन घर के मुखिया ने यह साहस नहीं दिखाया।
शरद पवार ने बिना नाम लिए हसन मुशर्रफ की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ जाना पसंद किया। इस बीच ये देखना अहम होगा कि मंत्री हसन मुशर्रफ और अजित पवार समेत शरद पवार की आलोचना का क्या जवाब देंगे। इसी के साथ पवार ने चंद्रयान 3 पर भी बात करते हुए कहा कि एक चीज की खुशी है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर पूरी दुनिया की नजर थी। देश के विशेषज्ञों द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की स्थापना में भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इसरो आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। शरद पवार ने कहा कि विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सतीश धवन जैसे कई नामों ने इसरो में योगदान दिया है। तो देखा आपने शरद पवार ने कैसे पार्टी बदलने वाले अपने ही नेता पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे कब एक होंगे, इस पर सभी की नजरें आज तक टिकी हुई है। अब इसी बात पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सांसद भावना गवली ने बड़ा बयान दिया है और सभी को चौंका दिया। भावना गवली ने दावा किया है कि राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे के बीच कभी का समझौता होता, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कोई फैसला नहीं लिया। अब भावना गवली द्वारा दिए गए इस प्रतिक्रिया पर राजनीतिक माहौल गर्म हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद गवली ने कहा कि उद्धव ठाकरे रिश्ते को बनाए रखने में विफल रहे हैं, इसलिए वह अक्सर पवित्र रिश्ते पर बयान दे रहे हैं। अपनी विफलता के कारण वह हमेशा भाई बहन के राखी जैसे पवित्र त्योहार के अवसर पर मेरी आलोचना करते हैं। दरअसल सांसद भावना गवली के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी और इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी, ऐसा आरोप उद्धव ठाकरे ने भावना गवली पर लगाया। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बाद भावना गवली के खिलाफ ईडी की कार्रवाई रुक गई। आपको बता दें कि यवतमाल में मीडिया को प्रतिक्रिया देते समय भावना गवली ने कहा कि हम पिछले 24 साल से रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के हजारों नागरिकों के साथ सामाजिक और राजनीतिक लोगों को राखी भेजती हूँ। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राखी बांधती आई हूँ। इसलिए इस कार्रवाई का रक्षाबंधन के त्यौहार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भावना गवली ने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे किसी की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वह अपने रिश्ते को निभाने में नाकाम रहे हैं। भावना गवली ने आगे कहा कि शिवसेना पार्टी के 13 सांसदों और 40 से 50 विधायकों से भी उनका रिश्ता नहीं बन पाया, इसलिए हमने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एकजुट होने का फैसला किया। 2014 में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई, लेकिन आज वे उनकी भी आलोचना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले एकनाथ शिंदे की आलोचना हो रही है। भावना गवली ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिश्तों को निभाने में असफल होना और दूसरों की आलोचना करना मूल रूप से उनकी गलती है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के बाद अब क्या शिवसेना यूबीटी इस पर पलटवार करती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने अथक परिश्रम से विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नीरज की अब पूरी दुनिया में काफी सराहना और जबरदस्त तारीफ हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस भाले से नीरज ने गोल्ड मेडल जीता उसकी कीमत क्या है? तो आइए इसकी जो जानकारी अब सामने आ गई है वो बताते हैं आपको। दरअसल एक भाले की कीमत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दी कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर ओलंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने जिस भाले का इस्तेमाल किया उसकी कीमत करीब 1.10 लाख रुपए है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के मुताबिक नीरज के पास 4 से 5 भाले हैं जिनसे वह प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से 74.28 लाख रुपए की लागत से 117 भाला और भाला फेंकने वाली मशीनें उपलब्ध कराई गई है और आज उसका रिजल्ट पूरे देश ने दुनिया के सामने रखा है कि भारत की उम्मीदें और सम्मान अब कोई नहीं रोक सकता। सरकार पूरी तरह से खेल प्राधिकरण को बढ़ावा दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि शुरुआत में नीरज चोपड़ा के परिवार को उन भालों को खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि अब उनकी ट्रेनिंग का खर्चा SAI उठाता है। आपको ये भी बता दें कि नीरज के भाले का सही वजन भी अब सामने आ गया है। ओलंपिक नियमों के मुताबिक पुरुषों के लिए भाले की लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर और वजन 800 ग्राम होता है। इसके साथ ही महिला एथलेटिक्स के लिए भाले की लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर होती है, जबकि इसका वजन 600 ग्राम होता है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग पर सरकार अब तक 7 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस बात की जानकारी खुद भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद दी थी। टोक्यो ओलंपिक के पहले नीरज ने 450 दिनों की विदेशी ट्रेनिंग भी ली थी।
टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज अमेरिका, फिनलैंड, तुर्की में ट्रेनिंग कर रहे हैं। नीरज के प्रशिक्षण को सरकार की टॉप्स योजना के माध्यम से वित्त प्रदान किया जाता है। 2021 से 2022 में अमेरिका के 33 महीनों की ट्रेनिंग पर करीब 38 लाख रुपए खर्च हुए थे। फिनलैंड में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग पर 9.8 लाख रुपए खर्च हुए। तो देखा अपने देश में जब सरकार सभी क्षेत्रों में काम करती है तो देश का विकास भी अपने आप होता है और अपने देश का झंडा दुनिया में सबसे ऊपर रहता है। फिलहाल देश के सभी लोग नीरज चोपड़ा की इस बड़ी कामयाबी पर गौरव महसूस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।